वेलकम टू एनएसपी। ये है इरोडो के ऑसिलेशन चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 28। इसमें मेंशन है अ यूनिफॉर्म रॉड इज प्लेस्ड ऑन टू स्पिनिंग व्हील। ये दो स्पिनिंग व्हील हैं, इनके ऊपर एक रॉड को रखा है यूनिफॉर्म। द एक्सेस ऑफ व्हील्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L 20 सेंटीमीटर, इनके बीच का सेपरेशन है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द व्हील इज़ 0.8। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.18 है। फर्स्ट इसमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि दैट इन द केस रॉड परफॉर्म्स हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब SHM, एनर्जी का लॉस नहीं लेना है। फाइंड द पीरियड ऑफ दिज ऑसिलेशंस, इन इसके टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। तो पहले अपने को ये दिखाना है कि रॉड SHM करेगा, फिर अपने को दिखाना है कि टाइम पीरियड क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम में इनके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को L लिया हुआ है। मैंने इसको 12 एज कंसिडर किया ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े अपने को ईज के लिए। अब इसमें ये जो रॉड रखा हुआ है, ये व्हील से व्हील का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा कि ये दोनों फिक्स्ड हैं, दोनों व्हील्स फिक्स्ड हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड है तो मास सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे mg एक्ट करेगा, यहाँ पे नॉर्मल एक्सर्ट ऐसे करेंगे। ये व्हील और ये व्हील का नॉर्मल जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो इक्वली वेट दोनों पे एक्सर्ट करेगा। तो इस प्लैंक का इस पे और इस पे दोनों व्हील्स पे वेट सेम है, तो नॉर्मल की वैल्यू दोनों पे सेम आएगी। फ्रिक्शन, क्योंकि ये व्हील इस तरीके से घूम रहा है तो इस पॉइंट को ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे लेके जाना चाहेगा। ये व्हील जो है वो इस तरीके से घूम रहा है तो इस रॉड के इस पॉइंट को जो कांटेक्ट में उसको फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इधर लेके जाना चाहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट है और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू सेम है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि ये रॉड ऑसिलेट नहीं करेगा, इस पोजीशन पे है वो। अब जैसे ही हमने इस रॉड को इधर स्लाइड किया, जैसे इधर स्लाइड किया, सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था वो x डिस्टेंस राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब ये x राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इस सेंटर ऑफ मास के इधर जाने से अब ये जो रॉड है इसका इस पे वेट बढ़ जाएगा और इस पे जो वेट एक्सर्ट कर रहा था वो कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और इस नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये N1 बढ़ गया और ये N2 बढ़ गया और N1 की वैल्यू कम हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो μN होता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा जो इस प्लैंक को लेफ्टवर्ड लेके जाना चाह रहा है, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पे ये कम हो जाएगी जो इसको इधर लेके जाना चाह रही है। तो नेट जो फोर्स आया वो आया लेफ्टवर्ड, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब ये जो रॉड को हमने इधर डिस्प्लेस किया था, पर रॉड के ऊपर जो फोर्स लगा, जो नेट वो लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो हमारे डिस्प्लेस करने के अपोजिट जा रहा है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोल देंगे। क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो ये रॉड इधर जा रहा है। जैसे ही ये रॉड इस वाले पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे ऐसे इस पोजीशन पे जो ये मैच कर रहा है इनिशियल कंडीशन, तो इस वाले पोर्शन पे, इस व्हील पे ये रॉड का वेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो अब जो नेट फोर्स आएगा वो राइटवर्ड आएगा। तो अब ये रॉड जो है वो SHM करना शुरू कर देगा। यहाँ पे इस रॉड का हम लोग थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, ताकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही पास आउट हो जाए, ताकि इसका कोई भी टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना आए, अदरवाइज ये इसके ऊपर जंप करने लगेगा। इसके लिए इसके थिकनेस को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। अब अपने को ये पता चल गया कि ऑसिलेशन तो कर रहा है। अब इसके टाइम पीरियड को डिफाइन करना है। क्योंकि ये लीनियर SHM करेगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो लीनियर SHM में हम लोग अगर किसी तरीके से जो रीस्टोरिंग फोर्स है F2 माइनस F1 का जो रिजल्टेंट है, अगर हम लोग उसको -kx के टर्म में ला के दिखा दे तो हम लोग ये दिखा पाएंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू आई, यहाँ पे जो मैंने बातें बताया उसको मैंने लिखा है कि वेट बढ़ जाने से क्या होगा। अच्छा, जब ये इसको हम लोग इधर शिफ्ट किए तो पहले यहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जो थी वो L थी। जब ये रॉड इधर शिफ्ट किया x, तो इस वाले व्हील से नॉर्मल की दूरी जो है वो बढ़ के L+x हो जाएगी।
नॉर्मल की दूरी L प्लस एक्स और सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे है, तो इस वाले नॉर्मल से इसकी दूरी कम हो जाएगी L माइनस एक्स। हम लोग फ्रिक्शन के टॉर्क को सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो लेके चलें, क्योंकि इसका थिकनेस हमने नेग्लिजिबल माना है। ये बातें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन हमने एफ नेट निकाला उसको लिखा माइनस F2 माइनस F1। ये फ्रिक्शन फोर्स ऑन हेयर माइनस ये इस इंस्टेंट पे लिखा। इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू N2 माइनस N1, और वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं है, मतलब N1 और N2 का सम जो होगा वो बैलेंस करेगा mg को। तो N1 प्लस N2 जो है वो mg को बैलेंस करेगा, और नेट फोर्स जो है अलोंग द लेंथ आएगा। अलोंग द लेंथ ये ऑसिलेट कर रहा है तो अलोंग द लेंथ एफ नेट आएगा। यहाँ पे N2 माइनस N1 की वैल्यू आ गई। अब अपने को पता है कि ये थिकनेस अगर इसका नेग्लिजिबल है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो आएगा। ये जंप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये जंप करने लगता, इस पे कांटेक्ट छूटने लगता। ये नॉर्मल डोमिनेट करता तो ये कांटेक्ट छूटने लगता। ये फ्रिक्शन फोर्स ना इसको ऐसे घुमाता और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको ऐसे घुमाता, तो ये जंप करने लगता। तो इसके थिकनेस को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, इसका टॉर्क यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा है इस इंस्टेंट पे, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है जब सेंटर ऑफ मास x इधर आया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो ये N2 की वैल्यू ज़्यादा है, पर इसकी टॉर्क की वैल्यू, इससे जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ मास का वो कम हो गया। इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L प्लस एक्स हो गया, तो ये नॉर्मल की वैल्यू कम है पर इससे डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर इसको SHM करना है तो नेट टॉर्क की वैल्यू अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होनी पड़ेगी। अब है क्या कि इवन दो N2 की वैल्यू ज़्यादा है पर इससे लेवरेज जो है, डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास का वो कम है, और यहाँ पे N1 की वैल्यू कम है पर उससे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम लोग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं R परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ से ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये N1 इस रॉड को इस तरीके से घुमाना चाह रहा है और ये N2 जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। इससे डिस्टेंस कम है तो N2 और L माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है और N1 और L प्लस एक्स का प्रोडक्ट है वो कंपनसेट होके इक्वल हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो ये रॉड जो है वो कभी भी SHM नहीं कर पाएगा। तो विद इन द लिमिट जो अपना कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का, क्योंकि ये दूरी कम हो गई और ये बढ़ गई, तो ये कंपनसेट किया ताकि इन दोनों का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो हो बैलेंस्ड हो जाए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि N1 इंटू एल प्लस एक्स और N2 इंटू एल माइनस एक्स की वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से इसको रीअरेंज किया, अंदर मल्टीप्लाई किया N1L प्लस N1 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा, और इनको रीअरेंज किया, L वाले टर्म को एक साथ लिया, X वाले टर्म को एक साथ लिया, तो N2 माइनस N1 की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस एक्स, क्योंकि N1 प्लस M2 जो है वो mg को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे ला के वैल्यू को प्लग कर देंगे तो mg x बाई एल आ जाएगा। अब जो है एफ नेट की वैल्यू हमने जो निकाल के रखा था कि जो नेट फोर्स है उसको हम लोग माइनस के एक्स के टर्म में कैसे भी लेके आ जाए, और एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जो स्लाइड डिस्प्लेस कराया। अब यहाँ पे N2 माइनस N1 की वैल्यू को लाके प्लग कर देंगे, तो यहाँ पे N2 माइनस N1 ये कितने के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स ma के बराबर होना चाहिए। अब N2 माइनस N1 की वैल्यू को लाके यहाँ पे प्लग कर दिया, तो म्यू N2 माइनस N1 की वैल्यू mg x बाई एल, ये ma के बराबर, m से m कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन जो आया वो माइनस म्यू जी x बाई एल के बराबर आया। अगर मैं लीनियर SHM की इक्वेशन को देखूँ तो वो होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर ये टर्म देखो तो ये ओमेगा स्क्वायर बना, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट म्यू जी बाई एल, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट ओवर एल बाई म्यू जी। होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक और पोजीशन पे हम लोग टॉर्क की वैल्यू को लिख के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो व्हील का और ये प्लैंक का कांटेक्ट पॉइंट है वो मोमेंटली रेस्ट पे है।
तो उस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क जीरो ले सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पे कोई भी टॉर्क नहीं है मोमेंटरली। तो अगर हम लोग निकाल के देखेंगे तो N1 और N2 की वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वो हिंट है आप लोगों के लिए। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे टॉर्क जीरो दिखा के आप N1 और N2 की वैल्यू निकाल के और फिर यहाँ पे प्लग करके MA के बराबर करके आप लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हो। होप आपको सोल्यूशन समझ में आया। थैंक यू।